मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, विधि के विद्यार्थियों के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत धारा 44 ट्रांसफ़र बाय वन को ऑनर यानी कि एक सह स्वामी द्वारा अंतरण पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। आइए जानते हैं टीपीए की धारा 44(44). पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 44 में 2 पैरा दिए गए हैं, जिसमें पहला पैरा सह स्वामियों की अचल संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व में अपने अंश के अंतरण का प्रावधान करता है तथा दूसरा पैरा पहले पैरा का अपवाद प्रस्तुत करता है। इस धारा का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। दूसरी हेडिंग में जनरल यानी कि सामान्य। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 44 के नियम प्रत्यासन जैसे हैं। प्रत्यासन यानी कि सवरोगेशन। जहाँ किसी संपत्ति के कई स्वामी हैं और उन संयुक्त स्वामियों में से एक अपने हिस्से की संपत्ति का अंतरण अंतर्ती को कर देता है, वहाँ अंतर्ती अंतरणकर्ता के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है यानी कि सब्रोगेट हो जाता है और अंतर्ती को वही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो अंतरणकर्ता के होते हैं। तीसरी हेडिंग में जानेंगे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 धारा 44 का प्रावधान। धारा 44 में कहा गया है कि पॉइंट के माध्यम से जानिए। पहला पॉइंट है, जहां की स्थावर संपत्ति के 2 या 2 से अधिक सह स्वामियों में से एक जो ऐसा करने के लिए वैध रूप से सक्षम है। दूसरा पॉइंट, वहां ऐसी संपत्ति में का अपना अंश या कोई हित अंतरित करता है। तीसरा पॉइंट, वहां अंतरिती ऐसे अंश या हित के बारे में। फोर्थ पॉइंट, जहां तक उस अंतरण को प्रभावशाली करने के लिए आवश्यक हो, संपत्ति पर संयुक्त कब्जा रखने का या संपत्ति का अन्य सामान्य या भागिक उपभोग करने का और उस संपत्ति का विभाजन कराने का अंतरणकर्ता का अधिकार अर्जित कर लेता है। पांचवा पॉइंट, जो ऐसे अंतरित अंश या हित पर अंतरण की तारीख को प्रभाव डालने वाली शर्तों और दायित्वों के अध्ययन है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अंतरण के पूर्व संबंधित हिस्सेदार के हिस्से पर कोई दायित्व रहा हो या शर्त लगी रही हो, तो क्रेता यानी अंतर्ती को वे सभी शर्तें व दायित्व स्वीकार करने पड़ेंगे या
होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। जैसे ए, बी तथा सी एक खेत के सहस्वामी हैं, एक खेत के सहस्वामी हैं और यह खेत डी के पास बंधक रखा गया है यानी कि मोर्गेज है। सी, ए बी सी में से सी अपना हिस्सा ई को अंतरित कर देता है। ई ए तथा बी के साथ संयुक्त कब्जे का हकदार है और अपनी इच्छा अनुसार बंटवारा कराकर अपने हिस्से का पृथक स्वामी या मालिक बनने का हकदार है, परंतु ई का हिस्सा डी के पास रखे बंधक के दायित्वों से बंधा रहेगा। उक्त उदाहरण में ई सी का स्थान प्राप्त कर लेता है। इसी को प्रत्यासन का सिद्धांत कहते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतर्ति को निम्न प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पहला, संपत्ति का कब्जा यानी कि आधिपत्य रख सकता है। संपत्ति का विभाजन बंटवारा करवा सकता है। संपत्ति का भागिक उपयोग या उपभोग कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। धारा 44 का उद्देश्य यह है कि किसी मकान में अजनबी व्यक्ति के प्रवेश को रोकना। अजनबी यानी कि स्ट्रेंजर पर्सन, स्ट्रेंजर अजनबी व्यक्ति के प्रवेश को रोकना अर्थात उसे अजनबी से संरक्षित रखना है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। धारा 44 का यानी कि 44 का दूसरा पैरा पहले पैरा का अपवाद है। दूसरा पैरा यह प्रावधान करता है कि एक अविभक्त कुटुंब यानी कि परिवार के निवास गृह में के अपने अंश को ऐसे व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता जो कुटुंब यानी कि परिवार का सदस्य नहीं है। अर्थात कोई भी संयुक्त स्वामी निवास गृह में के अपने अंश को परिवार के सदस्य को ही बेच सकता है, अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि अंतर्ति को उस निवास गृह का उपभोग करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाए तो उनमें झगड़े होने के आसार हो सकते हैं। लेकिन संयुक्त स्वामी में से एक निवास गृह में के अपने अंश का अंतरण कर दिया और अंतर्ति ने भी अंतरण में प्राप्त अपने अंश को बेच दिया है, तो यदि पाश्चिक यानी कि पश्चातवर्ती क्रेता यानी कि अंतर्ति यदि सद्भावी अंतर्ति है यानी कि उसने गुड फेथ में खरीदा है और उसे विकल्प की सूचना नहीं है, विकल्प की सूचना है, तो द्वितीय पैरा उसे सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात अंतर्ति के पास दो उपचार हैं। पहला है वह विभाजन हेतु वाद दायर कर अपने हिस्से का निर्धारण करवाए, अथवा दूसरा अपना धन जो उसने विक्रेता यानी कि अंतरणकर्ता को प्रदान किया है वापस प्राप्त करे। ये रहा अपवाद। नेक्स्ट हेडिंग है केस लॉ यानी कि वाद। पहला केस आप देख रहे हैं जुम्मा मस्जिद वर्सेस के ए देविया AIR 1962 के मामले में न्यायालय ने कहा कि विभाजन अधिनियम की धारा 44 के समान है और संयुक्त संपत्ति में यानी कि निवास गृह में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को रोकती है। इसी प्रकार एक केस और है बी नंबर में उमा शंकर वर्सेस मुसम्मत धनेश्वरी AIR 1950
के बाद में कहा गया कि यदि निवास गृह जो एक अविभक्त कुटुंब का है, यदि उसमें के एक हिस्से का अंतरण किया जाता है तो अंतर्ति के लिए उपाय मात्र विभाजन का वाद है, अर्थात निवास गृह जो एक अविभक्त कुटुंब के संयुक्त कब्जे में यदि उसमें के किसी हिस्से का अंतरण किया जाता है तो अंतर्ति को विभाजन का बाद लाकर ही कब्जा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केस है सी ललिमा जेम्स वर्सेस अजीत कुमार AIR 1991 के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि अंतर्ति संयुक्त संपत्ति के किसी विशेष भाग को ही अपने पास भाग को ही पाने का दावा नहीं कर सकता। हाँ, वह संयुक्त संपत्ति के विभाजन का दावा कर सकता है। नेक्स्ट केस है डी नंबर बिमला देवी वर्सेस राधेश्याम AIR 2006 के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि परिवार का कोई सदस्य अपनी संयुक्त निवास गृह में के अंश को किसी अजनबी को बेच देता है तो वहां अंतर्ति को संपत्ति पर संयुक्त कब्जे का अधिकार नहीं है। एंड नेक्स्ट केस ई नंबर आसिम रंजन दास वर्सेस बिमला घोष AIR 1992 के बाद में कहा गया कि एक सह अंशधारी अपना अविभक्त हिस्सा पट्टे के रूप में अंतरित कर देता है तो वहां पट्टेधारी को कब्जा प्राप्त करने से रोकने के लिए व्यादेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, और निष्कर्ष में धारा 44 के सार को लिखा जा सकता है। विद्यार्थी अपने व्यू ओपिनियन लिख सकते हैं। इसी के साथ यह व्याख्यान समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच।